और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब ये दो वेक्टर ऑपोजिट एक्ट करते हैं तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो 10 न्यूटन है कि नहीं। और दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि जब यही दो वेक्टर परपेंडिकुलरली एक्ट करते हैं तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो दिया हुआ है 50 न्यूटन। तो चेक करो क्वेश्चन में यही इंफॉर्मेशन गिवन है कि नहीं गिवन है वहां पे। अब बताओ इस डायग्राम को देख के क्या बोलोगे, अगर दोनों वेक्टर ऑपोजिट हैं तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, उस केस में हम बोलेंगे F1 माइनस F2। दो वेक्टर अगर ऑपोजिट हैं तो रिजल्टेंट होता था A माइनस बी। हमने एजम्पशन क्या लिया, F1 बड़ा है, तो अगर एंगल 180 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट का मतलब हो गया F1 माइनस F2 या F2 माइनस F1। तो हम मॉड लेते हैं तो जो बड़ी वैल्यू होगी इसमें छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दो तो F1 माइनस F2 रिजल्टेंट होगा और ये हो जाएगा 10 न्यूटन। ये हो गई इक्वेशन 1। अब दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है उसका फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको सॉल्व करने पे ये तुम्हें कितना देता है, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट जो है वो यहां पे क्या है 50 न्यूटन। देखो चेक करो, ये था कि नहीं था। जब एंगल 180 होता है, जब एंगल 180 होगा तो याद होगा रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखवाया था a माइनस बी या फिर b माइनस ए। और जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला वहां पे याद होगा वो था a स्क्वायर प्लस क्या था b स्क्वायर था। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इक्वेशन 1 मालूम है, इक्वेशन 2 मालूम है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, F1 और F2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम F1 और F2 की वैल्यू, तो F1 F2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब करना क्या है, या तो एक तरीका क्या है, एक तरीका है यहां से कि F1 या F2 की वैल्यू यहां पे पुट करो, दोनों साइड वहां पे क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो तुम बोलोगे F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर होगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस वहां पे क्या होगा 2F1 F2 होगा। देखो एक ही नहीं वहां पर, F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर देगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2। सिमिलरली अगर हम बात करें F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर क्या देता है, तो वो देता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस क्या होता है 2F1 F2। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को यूज करो, F1 माइनस F2, तो F1 माइनस F2 की वैल्यू क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। यहां पे अगर देखोगे F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर कैसे मिलेगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो 50 का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, ये हो गया माइनस ट्वाइस ऑफ F1 F2 हो गया। अगले स्टेप में क्या होगा, इसको इधर लेके आओ तो 2F1 F2 ये कितना हो जाएगा 2500 माइनस 100, तो ये हो गया 2400। तो यहां से 2F1 F2 की वैल्यू कितनी आ रही है 2400 आ रही है। अब ये 2F1 F2 की वैल्यू तुम यहां पे लाके प्लेस कर दो, तो वैल्यू क्या हो जाएगी अगले स्टेप में F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर क्या देगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 2500। फिर इसके बाद प्लस ट्वाइस ऑफ F1 F2, और ट्वाइस ऑफ F1 F2 की वैल्यू क्या है 2400, तो यहां से F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर कितना निकल के आ गया 4900। तो इक्वेशन मेरी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई F1 प्लस F2, ये आ गया तुम्हारा 70। देखो आया कि नहीं आया। अब F1 प्लस F2 70 है और F1 माइनस F2 क्या है 10 है। इन दोनों इक्वेशन को अब क्या कर दो, ऐड कर दो। बताओ दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करोगे तो F2 से F2 कैंसिल आउट होगा, F1 प्लस F1
क्या दे देगा 2f1 70 + 10 कितना 80। तो F1 जो रहेगा F1 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 40 न्यूटन। तो एक जो फोर्स है उसकी वैल्यू 40 न्यूटन है और F1 की वैल्यू अगर 40 है तो 40 पुट कर दो तो F2 जो रहेगा वो कितना निकल के आ जाएगा 30 न्यूटन आ जाएगा। देखो है कि नहीं वहां पे। तो जिन दो वेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं उनमें से एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 40 न्यूटन होगा और दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहां पे क्या होगा 30 न्यूटन होगा। क्लियर हुआ। तो जो पहला केस मैंने कंसिडर किया था वो मैंने कंसिडर किया था वेक्टर के रिजोल्यूशन का, या वेक्टर को हमने रिजोल्व करना सीखा था। अब जो दूसरा एग्जांपल लिया है वहां पे मैंने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या किया है यूज किया है वहां पे। अब जो मैं तीसरा केस लेने जा रहा हूं, जो मैं थर्ड एग्जांपल ले रहा हूं वो अगेन ले रहा हूं मैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे। अब वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास यहां पे 3 वेक्टर्स हैं, यहां पे इस तरह से एक सर्कल है, यहां पे एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस r है और यहां पे x एक्सिस है। तो ये हो गई x एक्सिस, ये हो गई तुम्हारी y एक्सिस। अब हमारे पास एक वेक्टर यहां पे है a, दूसरा वेक्टर यहां पे है b, और ये जो b वेक्टर है ये है एट एन एंगल 45 डिग्री। और हमारे पास एक और वेक्टर है c। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है हमारे पास 3 वेक्टर है, एक वेक्टर है अलोंग पॉजिटिव x, दूसरा वेक्टर है अलोंग पॉजिटिव y, और जो तीसरा वेक्टर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और वो कितना एंगल फॉर्म कर रहा है 45 डिग्री। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ, फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द 3 वेक्टर्स। तो बताना है हमें कि इन तीनों वेक्टर्स को अगर हम ऐड करें तो हमारा आंसर क्या होगा, या टोटल क्या होगा, या रिजल्टेंट क्या होगा। तो क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट। अब मैंने तुमसे क्या बोला था, मैंने तुमसे बोला था कि अगर 2 वेक्टर्स हैं और हमें 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो वहां पे हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करते थे। लेकिन मोर देन अगर 2 वेक्टर्स होगा तो वहां पे हम क्या करेंगे, सबको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे और सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले वेक्टर ए को लिखो जरा। अब किसी वेक्टर को लिखने का तरीका क्या है, तो हमें मालूम है किसी वेक्टर को लिखने का तरीका होता है उसका मैग्नीट्यूड साथ में उस डायरेक्शन में लगने वाला यूनिट वेक्टर। देखो एक नहीं वहां पर। तो अगर मैं वेक्टर ए की बात करूं तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है r, सर्कल का रेडियस r है तो इस लाइन की लेंथ भी r है, इस लाइन की लेंथ भी r है, इस लाइन की लेंथ भी क्या है r है। तो वेक्टर a को हम क्या लिखेंगे, उसका मैग्नीट्यूड साथ में उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो ये हो जाएगा i कैप। वेक्टर c को क्या लिखेंगे, वेक्टर c को सिमिलरली लिखोगे r j कैप। तो वेक्टर a और वेक्टर c को तो हमने इजीली लिख लिया इसी फॉर्मूले से। लेकिन जब मैं वेक्टर b लिखूंगा तो वेक्टर b को कैसे लिखूंगा, तो अब याद करो थ्योरी में मैंने क्या डिफाइन किया था, थ्योरी में मैंने डिफाइन किया था कि अगर कोई वेक्टर किसी क्वाड्रेंट में है और उसको अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो उस केस में हम वेक्टर को रिजॉल्व करके लिखते थे। अब ये वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका x कंपोनेंट भी पॉजिटिव होगा, y कंपोनेंट भी पॉजिटिव होगा। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम है और इस वेक्टर का एंगल ही मालूम है, तो वेक्टर b को मैं क्या लिखूंगा, तो थ्योरी याद करो तो वहां से लिखूंगा r cos 45 i कैप प्लस r sin 45 j कैप। तो हमारे पास ये 3 वेक्टर हैं। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, रिजल्टेंट। तो मान लो d मेरा रिजल्टेंट है और ये रिजल्टेंट कब मिलेगा, जब a b और c को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब बताओ जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा d, अब उसको क्या लिखोगे, यहां पे सबकी वैल्यू पुट करो।
तो यहाँ पे आई कैप, यहाँ पे आई कैप, तो ये हो जाएगा r प्लस r बाय रूट टू आई कैप। देखो है कि नहीं वहाँ पे, ये r है, ये हो गया cos 45 1 बाय रूट टू होता है, तो r प्लस r बाय रूट टू आई कैप, जे कैप के साथ जे कैप ऐड होगा, तो ये हो जाएगा r प्लस r बाय रूट टू जे कैप। देखो है कि नहीं है। लेकिन मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं बोलता है तो इसका मतलब है कि हमें रिजल्टेंट वेक्टर का क्या फाइंड आउट करना है, हमें रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो अब जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा, तो फॉर्मूला क्या यूज करना है, अगर किसी वेक्टर का एक्स और वाई कंपोनेंट मालूम है तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस वहां पे क्या था ay स्क्वायर था वहां पे। तो अब इस रिजल्ट को यूज करो वहां पे, तो क्या चीज बाहर निकल के आएगी, r तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, यहां बचेगा 1 प्लस 1 बाय रूट टू का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर था, बाहर आएगा तो r बचेगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय रूट टू का स्क्वायर। चेक करो ये है कि नहीं वहां पे, ये तुम्हारा ax है, ये तुम्हारा ay है, r को बाहर निकाला तो r स्क्वायर बाहर आके क्या बन गया r। तो अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में हो जाएगा r अंडर रूट ऑफ, ये दोनों टर्म सेम है, तो अगले स्टेप में क्या बन गया 2 इंटू 1 प्लस 1 बाय रूट टू का स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, अगले स्टेप